मैं बताती हूँ, क्या पता सुना हो पढ़ा ना हो, बट हाँ आज के बाद सबको अंदाजा होना चाहिए। बेसिकली रिकर्जन होता क्या, समझना है मेरी बात। हाँ, रिकर्जन में ना एक वर्ड तुमको बार बार समझ जा रहा है, रीअकर। क्या दिख रहा है? रीअकर मतलब कोई भी चीज अगर बार बार हो रही है, ये तुमको समझ आ रहा है। रिकर्जन मतलब कोई चीज बार बार रीअकर हो रही है, मतलब कोई चीज बार बार हो रही है। तो रीअकर से हमारा क्या बना है? रिकर्जन। तो कोई भी चीज बार बार, अब बार बार क्या हो रही है? तो जब एक फंक्शन बार बार खुद ही को कॉल कर रहा होता है, क्या बोला? एक फंक्शन बार बार खुद ही को कॉल कर रहा होता है, इस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं? रिकर्जन। अब ये तो समझ है। बट भाई वो बंदा बार बार खुद को क्यों कॉल कर रहा है? बिकॉज वो लूप को ऑल्टरनेटिव बनना चाह रहा है, लूप का ऑल्टरनेटिव बनना चाह रहा है। अब तुम सबने लूप पढ़ा होगा। अब लूप में तुमने क्या पढ़ा है? एक वाइल लूप और एक फॉर लूप। वाइल लूप काम करता है, एक ट्रू वैल्यू लेता है, वहां पे जानता है जैसे ही लूप खत्म होता है वो खुद से घूम के ऊपर आ जाता है, एंड जब तक कंडीशन ट्रू रहती है लूप मतलब बार बार वो घूमता रहता है। गॉट इट? तो ये एक्चुअल लूप है जो पाइथन के डेवलपर्स ने बनाया है। बट जब तुम लूप का इस्तेमाल करे बिना किसी भी एक प्रोसेस को बार बार लूपिंग के अंदर डालना चाहते हो विदाउट यूजिंग लूप, तुम वो किससे कर रहे होते हो? रिकर्जन से कर रहे होते हो। हाँ? नहीं, पाइथन में दो ही लूप्स होते हैं बेसिकली जिन पे हम काम कर रहे होते हैं, वाइल लूप एंड फॉर लूप। डू वाइल, डू नेक्स्ट, नेक्स्ट फॉर नेक्स्ट फॉर ईच, ये अलग अलग लैंग्वेजेस में है, यहाँ पे दो ही है। या अब कैसे काम करता है बहुत ध्यान से समझना है। एक एग्जांपल दूंगी, वही एग्जांपल मैं कोड में करके दिखाऊंगी, एंड तुम्हें उसके लिए फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन आना चाहिए हल्का फुल्का। अब मान लो मैंने क्या करा, फैक्टोरियल वर्ड सुने सबने? सुना है? कंफर्मेशन दो मुझे सारे। यस हैंड मैम। रेज करो। या चलो अब फैक्टोरियल का मतलब बेसिकली क्या होता है? मान लो मैंने बोला 5 का फैक्टोरियल, तो 5 का फैक्टोरियल मतलब 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। 4 का फैक्टोरियल मतलब 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। 3 का फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1। 1 का फैक्टोरियल मतलब, सॉरी 2 का फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1, एंड 1 का फैक्टोरियल इज 1। बेसिकली फैक्टोरियल मतलब वहां तक की उस वो और उससे नीचे तक के 1 तक के सारे नंबरों को मल्टीप्लाई कर दो। अब यार एक बात बताओ, क्या मैं इसको 5 को ऐसे 5 ही रख सकती हूँ, बट क्या इस चीज की जगह मैं 4 फैक्टोरियल लिख सकती हूँ? यस बिकॉज 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 को 4 फैक्टोरियल बोलते हैं। वैसे इसको 4 को मैं ऐसे ही 4 करती हूँ, बट इस चीज की जगह मैं 3 फैक्टोरियल कर देती हूँ। सिमिलरली यहाँ पे 3 को मैं ऐसे ही रखती हूँ और इस चीज को मैं 2 फैक्टोरियल कर देती हूँ। वैसे यहाँ पे 2 को मैं ऐसे ही रखती हूँ और 1 को 1 फैक्टोरियल कर देती हूँ। और यहाँ पे 1 का फैक्टोरियल तो कितना होता है? 1 होता है। अब ये डायग्राम समझना है हाउ इट वर्क्स एंड कैसे बैकएंड में चीजें कैलकुलेट होती है। अब मैंने एक फंक्शन बनाया, मैंने उसको बोला यार कि मुझे 5 का फैक्टोरियल निकालना है, तो उसने बोला तू रुक जा, 5 तो रुक, मैं पहले जाता हूँ और 5 माइनस 1 कितना होता है? 4। मैं 4 का फैक्टोरियल निकालता हूँ, तो वो 4 का फैक्टोरियल निकालने नीचे चला गया। फिर 4 ने बोला कि 4 तो रुक, मैं 4 माइनस 1 क्या होता है? 3 का फैक्टोरियल निकाल के ला। 3 ने बोला रुक जाता हूँ मैं, पहले तो 3 माइनस 1 2 का फैक्टोरियल निकाल के ला, तो 2 का फैक्टोरियल निकालने गया। फिर 2 का क्या हुआ? 2 तो रुक जा, मैं 2 माइनस 1 1 का फैक्टोरियल निकाल के लाता हूँ। ये 1 का फैक्टोरियल निकालने गया और 1 का फैक्टोरियल कितना निकल गया? 1। तो ये क्या आ गया हमारा? बेस केस। क्या कहते हैं इसको? यहाँ पे हमारा बेस केस आ चुका है। तो बेस केस तक एक फंक्शन खुद ही को कॉल कर रहा था, बस एक एक घटा घटा के खुद को कॉल करा। बेस केस पे आंसर मिल गया। आंसर कितना आ गया? 1। तो इसने 1 को यहां से रिटर्न करा, 1 यहाँ पे आ गया। तो 1 इंटू 1 कितना हो गया? तो उसने 2 को यहाँ पे रिटर्न करा। 2 इंटू 3 कितना हो गया? 6। इसने 6 को ऊपर भेजा। 6 इंटू 4 कितना हो गया? 24। उसने 24 को ऊपर भेजा। 24 इंटू 5 कितना हो गया? 120। एंड फाइनल हमारा 5 का फैक्टोरियल कितना निकल गया? 120। मतलब पहले जब तक आंसर ना मिले फंक्शन को कॉल करते जाओ, और जैसे आंसर मिले वहां से वैल्यूज को क्या करो? रिटर्न भेजना चालू कर दो, एंड फाइनल में तुमको आंसर मिल चुका होगा। ये एक कॉन्सेप्ट है। अब इस कॉन्सेप्ट को मैं तुम्हें कोडिंग में करके दिखा रही हूँ। ये कॉन्सेप्ट मैं अब तुम लोगों को कोडिंग में करके दिखा रही हूँ ताकि और क्लैरिटी हो। बहुत ध्यान समझना, इजी कॉन्सेप्ट है, अगर ध्यान से देखोगे तो समझ आ रहा होगा। किसी ने रिक्वेस्ट डाली क्या मीटिंग में?
नहीं, किसी की रिक्वेस्ट नहीं आई। हाउ इट वर्क्स, या तो विल डू इट लाइक आइडियली, यस। अब मैंने क्या बोला, एक फंक्शन बनाया मैंने डेफ, इसका काम क्या है, फैक्टोरियल निकालना। किसका फैक्टोरियल निकालना, नंबर का। गॉट इट। मैं साइज हल्का से बड़ा कर रही हूँ ताकि तुम लोग को इसका दिखे। तो फैक्टोरियल निकालना है नंबर का। कैसे काम करना है, अगर नंबर जो बराबर है 1 के, तो एक बात बताओ 1 का फैक्टोरियल कितना आ रहा था, 1। तो अगर नंबर बराबर है 1 के, तब तो क्या रिटर्न कर दो, 1 रिटर्न कर दो। वरना एल्स में जाओ और क्या रिटर्न कर दो, ध्यान से देखना, एल्स में जाओ और क्या रिटर्न कर दो, n मल्टीप्लाई फैक्टोरियल ऑफ n-1। मतलब n को बोलो n तू रुक जा, मैं n-1 क्या होता है 4, मैं एक नंबर कम का फैक्टोरियल निकाल के लाता हूँ। और ये हमारा कोड हुआ। और नाउ हाउ इट विल वर्क इज, ये कोड मैं तुमको थोड़ा सा यहाँ पे समझाती हूँ, ये वाला कोड मैं हल्का से यहाँ पे समझा रही होंगी ताकि हमको समझ आए। ये देखना, अब मान लो मैंने कोड बनाया डेफ, मैंने क्या बोला, फैक्टोरियल निकालना है n का। कैसे करना है, अगर नंबर बराबर है 1 के तो क्या रिटर्न करना है 1, एल्स में क्या रिटर्न करना है n मल्टीप्लाई फैक्टोरियल ऑफ n-1। तो हाउ इट विल वर्क है समझना ध्यान से। इसको मैंने फैक्टोरियल निकालने किसका बोल दिया, 5 को। तो देखिएगा क्या n की वैल्यू 5 के बराबर है, नहीं, तो यहाँ पे चला जाएगा। तो क्या बोलेगा, 5 को बोलेगा तो रुक जा, मैं 5 - 1, 5 - 1 कितना होता है 4, मैं 4 का फैक्टोरियल निकाल के रखता हूँ। तो देखो फैक्टोरियल फंक्शन के अंदर, एक सेकेंड, फैक्टोरियल फंक्शन के अंदर फैक्टोरियल फंक्शन खुद को खुद कॉल कर रहा है। तो ओरिजिनल लूप में क्या होता है, लूप नीचे आता है एंड वो वापस ऊपर चला जाता है, मतलब वो एक्चुअल लूप है। यहाँ पे लूप नीचे आया, फंक्शन के अंदर फिर से फंक्शन कॉल करना पड़ गया, तो इसको वापस ऊपर जाना पड़ा। मतलब यहाँ पे हमने एक आर्टिफिशियल लूप क्रिएट करा, किसको हमने मजबूर कर दिया कि तू जैसे नीचे आएगा, जैसे तू नीचे आएगा तुझे नीचे फिर फंक्शन मिल जाएगा, तुझे घूम के वापस ऊपर जाना पड़ेगा। फिर तू नीचे आएगा तुझे फिर वो फंक्शन मिल जाएगा, फिर तुझे वापस घूम के ऊपर जाना पड़ेगा। और इसको कब तक लूप में घूमना पड़ेगा, जब तक इसको बेस केस ना मिल जाए। तो फिर क्या काम करेगा, जाएगा 5 का केस हो गया, फिर ये 4 को लेके आएगा, चेक करेगा क्या ये 4 के बराबर है, नहीं, तो 4 को बोलेगा 4 तो रुक जा, मैं 4 - 1 3 का निकाल के लाता हूँ। फिर ये 3 का निकालने जाएगा, फिर ये यहाँ पे आएगा, बोलेगा मैं 3 का फैक्टोरियल निकालता हूँ। फिर चेक करेगा क्या ये 3 के बराबर है, नहीं है, तो 3 को बोलेगा 3 तो रुक जा, मैं 2 का फैक्टोरियल निकाल के लाता हूँ। फिर 2 को लेके फिर यहाँ पे आ जाएगा, 2 का फैक्टोरियल निकालने लगेगा। क्या n 2 के बराबर है, नहीं, तो 2 को बोलेगा 2 तो रुक जा, मैं 1 का फैक्टोरियल निकालने जाता हूँ। और अब जैसे ही ये 1 का फैक्टोरियल निकालने जाएगा, ये यहाँ पर जाके चेक करेगा क्या n की वैल्यू बराबर है 1 के, हाँ बराबर है, तो अब उसको आंसर मिल चुका है। क्या आंसर मिल चुका है 1। तो यहां से ये 1 लेके आया, 2 के पास गया, 1 × 2 कितना हो गया 2। फिर वो 2 कहां पे गया, 3 के पास गया, 2 × 3 क्या हो गया 6। वो 6 किसके पास गया, 4 के पास गया, 6 × 4 कितना हो गया 24। वो 24 किसके पास गया, 5 के पास गया, वो 5 कितना हो गया 120। और हमारा सारा आंसर आ चुका है। तो जो 120 का आंसर आ रहा होगा उसको रिटर्न करेगा, और यहाँ पे 120 क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। कोड रन करके दिखाती हूँ कि चल भी रहा है कि नहीं चल रहा। कैसे चलेगा, सिंपली जाएंगे यहाँ जाके क्या लिखेंगे कि भाई प्रिंट कर दे, क्या प्रिंट कर दे, फैक्टोरियल प्रिंट कर दे, किसका 5 का। मैंने कोड रन करा, मैंने एंटर करा, मैंने इसको रन करा एंड इसने 120 प्रिंट करा के दिखा दिया। सो तुम लोग के लिए एक टास्क है, अब मुझे इस कोड का फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन बता दो। याद है मैंने लास्ट क्लास में बताया था 1 2 3 1 2 3, तो इसका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन लिख के दिखा दो, पहला टास्क। एंड दूसरा टास्क क्या है, एन नेचुरल नंबर का सम करने का कोड बता दो। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं मालूम है, लिखा 10, तो 10 से लेके 1 तक के सारे नंबर्स का प्रोडक्ट हो रहा है। तुम्हें कोड बनाना है, अगर मैं लिखूं 3 तो 3 से लेके 1 तक के सारे नंबरों का सम हो जाए। अगर मैं लिखूं 8 तो 8 से लेके 1 तक के सारे नंबरों का सम हो जाए। गॉट इट, अंदाजा लग गया। 2 टास्क कौन से करने हैं, एक तो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इसका लिखना है, एक नेचुरल नंबर के सम का कोड करना है। इस चीज को करो, मैं 10 मिनट में आती हूँ, मैं 10 मिनट का मुझे कुछ काम है, मैं 10 मिनट में आ रही हूँ, फिर इसका मैं तुम्हें सोल्यूशन बता रही हूँ। गॉट इट, आराम से टाइम लो, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन लिख लो।
नोटपैड पे लिखना है नोटपैड में लिखो, कॉपी में लिखना है कॉपी में लिखो, एंड इस कोड को बना के भी देख लो, बिकॉज जब बनाओगे तभी चीज और क्लियर होगी। गॉट इट? मैं दोनों चीज को पार्शियली कर देती हूँ, इस चीज को भी एंड इसका जो मैंने वो डायग्राम बनाया था दैट ऑल्सो। या ये रहा, दोनों चीज दिख रही होंगी। गॉट इट? आई विल कम इन 2 minutes.
आई एम सो सॉरी, मैं आई वाज स्टक समवेयर। एक सेकंड। फिर ये 1 पे जाएगा, छबल के हिसाब से 1 के बाद सीधा 2 पे जाएगा, 1 के बाद 2 पे जाएगा, 6 पे नहीं जाएगा। छबल ने स्टार्टिंग गलत बोला इसने, क्योंकि इसने स्टार्टिंग के बीच में गलत कर दिया। दिव्यांश ने बोला 1 के बाद सीधा 2 पे जाएगा, 2 के बाद सीधा 5 पे चला जाएगा, 4 को टच नहीं करेगा। चलो ये लो मैच कर लेना अपने से। देखो सबसे पहले तो ये 1 पे आएगा, सबसे पहले कहा जाएगा 1 पे। 1 पे ये देखेगा डेफ, क्या डेफ को कॉल किया गया है? अभी नहीं, तो सारा काम हम छोड़ के आ जाएगा 6 पे, फिर ये आ जाएगा 6 पे। 6 पे इसने देखा कि भाई यहाँ पे फंक्शन कॉल कर दिया गया है, तो 6 के बाद वापस फंक्शन पे चला जाएगा विच इज 1। अब 1 के बाद ये जाएगा 2 पे, 2 के बाद ये जाएगा 4 पे, 4 के बाद ये जाएगा 5 पे, फिर ये 1 2 4 5 पे जाएगा, फिर ये 1 2 4 5 पे जाएगा। मतलब पहले 4 का फैक्टोरियल निकालने गया, फिर 3 का फैक्टोरियल निकालने गया, फिर 2 का फैक्टोरियल निकालने गया, और फिर 1 का फैक्टोरियल निकालने गया। जब 1 का फैक्टोरियल मिल गया तो उसके बाद ये फिर 5 पे गया, फिर 5 पे गया, फिर 5 पे गया, फिर 5 पे गया, 1 2 3 4 5 5 वाली रिटर्न करी, उसके बाद वो 6 पे गया एंड तुम्हारा कोड खत्म हो गया। तो ये इसका फ्लो पोजीशन है 1 6 1 2 4 5 1 2 4 5 1 2 4 5 1 2 4 5, फिर 5 ऐसे कर सकते हो। 5 के अंदर 5A 5B 5C 5D 5E एंड देन 6 पे गया। ध्यान रखिए चीज, ये इसका फ्लो पोजीशन है। हाँ क्लियर है? किसका एग्जैक्ट सही है, किसका एग्जैक्ट सही है, मैच करना। 1 6 1 2 4 5 1 2 4 5 नहीं, किसी ने बाद में ये नहीं लिखा ना 5 5 5 5 के बाद सब 6 पे आ गए। अच्छा क्लियर है डायग्राम, देख के बताओ मुझे। मैम आप एक बार स्क्रीन स्विच करोगे? हाँ जी देख लो 5A मतलब इसका समझाने के लिए ना मैं एक स्टैक स्ट्रक्चर यूज करती हूँ। शायद स्टैक स्ट्रक्चर से ये स्टैक होता है। सबसे पहले निकालने गया फैक्टोरियल ऑफ, मान लो ये 5th की पोजीशन है, समझना 1 2 3 4 5th के अंदर एक स्टैक स्टोर करा उसने। पहले फैक्टोरियल ऑफ 5 निकालने गया, फिर वहां पे फैक्टोरियल ऑफ 4 निकालने गया, फिर फैक्टोरियल ऑफ 3 निकालने गया, फिर फैक्टोरियल ऑफ 2 निकालने गया, एंड फिर उसके ऊपर फैक्टोरियल ऑफ 1 निकालने गया। हो गया। उसके बाद जब 1 का फैक्टोरियल मिल गया, फिर 2 पे गया, फिर 2 को बाहर निकाला, फिर 3 को बाहर निकाला, फिर 4 को बाहर निकाला, 5 को निकाला। इसलिए मैंने 5A B C D and E बोला, और 1 2 3 में सिर्फ एक वैल्यू थी, तो ऐसा मैंने स्ट्रक्चर बोला, इसलिए मैंने 5A B C D E लिखा है। गॉट इट? हल्का फुल्का आइडिया है। कोड बना लिया सबने, बोला कोड सेम होना था। मैम 3 पे कभी आएगा ही नहीं। किस पे? मैम 3 पे। अरे वाह क्या बात है, माय बैड, 3 पे आ गई है। 1 2 4 5 5 एक सेकेंड, 1 2 इस तरह रहेगा, 1 2 3 5 1 2 3 एंड देन उसके बाद ये जाएगा 5 पे, देन कंटिन्यू करेगा। 3 से 1 आएगा तो 1 2 3 यहाँ पे 3 पे आएगा लास्ट वाले में, 1 2 3 5A पे जाएगा ना, यहीं पे तो 5 पे तो वेट कर रहा था उसका आंसर, 5A पे आएगा ना, 1 का फैक्टोरियल लेके 5A पे आएगा, तो यहाँ पे 3 के बाद सीधा 5A पे जाएगा। अब ठीक है, अब क्लियर है? तो 3 पे आएगा, 3 पे लिखा होगा 1 रिटर्न करो, तो 1 को लेके 5A पे आएगा, फिर 5B C D E, तो सारे को करके खत्म करेगा। ओके? और जो दूसरा कोड आप लोग को इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चाहिए तो मैंने शेयर तो करूंगी ग्रुप में। इसका कोड जो आप लोग को बनाना था मैम, लास्ट में जब 5E एग्जीक्यूट हो गया उसके बाद सीधा 6 पे आ जाएगा, राइट? 5P पे इसकी वैल्यू आएगी रिटर्न, 5 की वैल्यू 120 देगा, 120 की वैल्यू रिटर्न लेके आ जाएगा 6 पे, एंड 6 पे 120 को प्रिंट करके कोड खत्म हो जाएगा। यस। और जो कोड आप लोग को बनाना था डेफ सम करना है n का, अगर जो नंबर है वो बराबर है 1 के तो क्या रिटर्न कर दो 1, एल्स में जाओ और क्या रिटर्न करो s प्लस n प्लस सम ऑफ n माइनस 1। मतलब सेम एज पुराना कोड, बट जहां पे मल्टीप्लाई था वहां प्लस कर दिया, और जहां पे फैक्टोरियल लिखा था वहां पे सम लिख दिया। गॉट इट? मैम इसमें n इक्वल्स टू 0 नहीं कर सकते और रिटर्न 0 कर दें? n इक्वल्स टू 0 क्यों करेंगे आप मुझे बताओ? बिकॉज बेनिफिट
नेचुरल नंबर्स क्रिएट करने थे ना हमें। हाँ आप चाहो तो कर सकते हो बट उसका बेनिफिट कौन नहीं है, सही में लेते हैं मैं ये तो कहा। अच्छा हाँ, चाहो तो कर सकते हो ओके मैम। बट जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। अच्छा एक चीज और, जैसे लूप के अंदर आप कंडीशन गलत डालते हो, लूप क्या बन जाता है, इनफाइनाइट। तो अगर यहाँ पे आप लोगों ने बेस केस गलत लिया, वो भी क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट। एंड जब तक डेटा का टेम्पररी रैम नहीं भर जाएगा वो क्रैश करता जाएगा। गॉट इट, ये चीज याद रखना, इसको इनफाइनाइट नहीं बनाना। अच्छा एक चीज और, अब मैं क्या करने वाली हूँ, देखो ये कॉन्सेप्ट है, क्या मशीन लर्निंग में इसका बहुत काम है, नहीं, बट क्या अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इसका काम है, हाँ। तो अगर आपको कोडिंग में अपना प्रॉब्लम सॉल्विंग थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना है, जेन्युइनली प्रोग्रामिंग में ही करियर पे शिफ्ट करना है, तो मेरी रिकमेंडेशन है इस टॉपिक को अपना स्ट्रॉन्ग कर लो। क्या कर लो इस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग। इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं ना कुछ क्वेश्चन दूंगी, 22 क्वेश्चन दूंगी, अभी 22 क्वेश्चन मैं ग्रुप में डाल रही हूँ। अब वो 22 क्वेश्चन को स्ट्रॉन्ग कैसे टॉपिक होगा, पहले वो 22 क्वेश्चन आप लूप से बनाना, फिर वही 22 क्वेश्चन आप रिकर्जन से बनाना, तो आपका वहां से प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। ये मेरा रिकमेंडेशन है, कुछ कंपल्शन नहीं दे रही मैं, चाहो तो करना है, चाहो तो उसको स्किप भी कर सकते हो, बट ये मेरा रिकमेंडेशन है कि अगर तुमने ये क्वेश्चन करे, तुम्हारे एक बहुत ही खतरनाक लेवल का प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रॉन्ग हो रहा होगा, बहुत अच्छा एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रॉन्ग हो रहा होगा। बस लूप में उनको सवालों को वाइल लूप से करना, फॉर लूप इस्तेमाल मत करना, बिकॉज फॉर लूप बहुत ही बच्चों वाला लूप है एंड वो हर दूसरे बंदे को आ रहा होता है ना। मैं फॉर लूप स्ट्रॉन्ग नहीं करना, वहां से कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं आती। एंड कोई भी बिल्ट इन फंक्शन यूज मत करना, मतलब मैंने जितने भी क्वेश्चन दिए हैं ना, उनके अंदर कोई भी बिल्ट इन फंक्शन यूज नहीं होना चाहिए। बिल्ट इन मतलब मैक्स मत लगा लेना, सम मत लगा लेना, काउंट मतलब कोई एग्रीगेट फंक्शन वगैरह यूज मत करना, कोई भी, हर चीज को लॉजिक से बनाना। और ना कुछ भी कोई स्लाइसिंग यूज मत करना, कोई बिल्ट इन या कोई बनी हुई चीज है उसको मत बनाना, उसके पीछे का बैक एंड लॉजिक कोडिंग से बनाना। गॉट इट। तो जो मैं क्वेश्चन देने वाली हूँ सेम क्वेश्चन लूप से होंगे और सेम क्वेश्चन रिकर्जन से होंगे। कर लेंगे सारे क्वेश्चन, भेजो एक बार यस मैम। चेक कर लो, बिकॉज देखो कंपल्शन नहीं है, इफ यू आर नॉट तुम स्किप मार सकते हो, बट एक स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि करो, मतलब मस्ट मस्ट डू है। लूप से तो करो ही करो, रिकर्जन पे मर्जी है, बट हाँ इससे तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। हो सकता है एक क्वेश्चन करने में तुम लोग को 20 मिनट लगे, दे देते चांस के लिए, कैसे 8-9 क्वेश्चन में खतरनाक है, उनको करने में 20-20 मिनट लगे, बट एक बार जब तुमने कर लिया ना तो वो क्लियर होगा, थोड़ा बेटर फील होगा। एक सेकेंड में देती हूँ, ये रहे आपके क्वेश्चंस, ग्रुप में भेज रही हूँ, एक मिनट दो मुझे। दिख रहे हैं? आगे सीन में लिखा लूप होगा, बट मस्ट डू देम विद रिकर्जन एंड व्हाइल लूप ओनली। अगर कहीं पे फॉर लूप लिखा हुआ है तो उसको फॉर लूप से मत करो। सवाल मैंने सारे भेज दिए, आगे ना सबके पास। एक सेकेंड, 2 जगह पे डिलीवर नहीं हुआ, 3 जगह पे हो गए। आ गया है ना, देख लो आप। सी इसमें सेट 1 सेट 2 बहुत बेसिक्स हैं, सेट 3 आर द रियल वैसे वाले क्वेश्चन। सेट 3 में क्वेश्चन नंबर 10 से, सेट 3 में क्वेश्चन नंबर 10 से जेन्युइन ऐसे वाले क्वेश्चन होंगे, अच्छे वाले क्वेश्चन आएंगे। सेट 3 क्वेश्चन नंबर 10 और 9 से, ठीक है। कमिंग बैक करना ये आप लोग का टास्क है, जितना ज्यादा बनाओगी उतना, सबसे पहले व्हाइल लूप से बनाना, देन उनको रिकर्जन से बनाना। क्लियर है? हम्म,
लाइक जो सेट 3 है उस पर 22 क्वेश्चन है, सेट 1 एंड सेट 2 में सैंपल क्वेश्चन दिए हैं मैंने कुछ। तो बस कोशिश करना सेट 1 को एक सिटिंग में करना, सेट 2 को एक सिटिंग में करना, और सेट 3 को 2 सिटिंग में चाहो तो कर सकते हो। और सेट 3 में मेन क्वेश्चन 10वें नंबर से चालू होंगे। ठीक है, डन। और यही मोस्टली आज क्वेश्चन है कि तुम रिकर्जन एंड लूप में जाओ, इसके बाद कुछ नहीं पूछते। रिकर्जन में फिर 5-6 एडवांस क्वेश्चन और आते हैं, अगर तुम लोगों ने ये बना ली तो मैं वो भी शेयर कर दूंगी। क्लियर है? चलो अगला टॉपिक स्टार्ट करें, कंफर्मेशन दे दो मुझे। यस मैम। चलो अब यार वो टॉपिक तो हमारे दिमाग में घुस गया, हमको पूरा का पूरा समझ में आ गया। अब उस टॉपिक के बाद जो अगला टॉपिक हमको करना है ना, दैट इज सेकेंड, हाँ जी। सो उस टॉपिक के बाद जो अगला टॉपिक हम करना है दैट इज ऊप्स। क्या बोला मैंने? ऊप्स में स्टार्ट करवाऊंगी, एक अच्छा आइडिया तुम लोग को आज दूंगी, एंड इसका इनहेरिटेंस तक का आज पाठ हम करेंगे। समझना है, सारे एग्जांपल लिखने हैं, उसको स्क्रीनशॉट लेना है। मतलब मैं क्या चाह रही हूँ, ऊप्स सुनते तुम्हें क्लियर हो कि भाई बैकएंड में क्या चीजें चल रही हैं और इसका कोर कॉन्सेप्ट क्या है। गॉट इट? अच्छा, तो में से किस किसने ऊप्स पढ़ा हुआ है पहले से, या हल्का फुल्का सुना हुआ है? हैंड रेज करना बस। बहुत बढ़िया। हेमलता, दिव्यांश, रंजना, ओके मुझे आइडिया लग गया। गॉड, मैं समझ गई, सबने सुना ऑलमोस्ट, और कई लोगों ने सुना होगा लेकिन भूल गए होंगे। चबिल, आपने नहीं सुना कभी ऊप्स? मैम सुना है लेकिन पता नहीं है होता फुल फॉर्म के अलावा कुछ नहीं। वही फ्लैश आउट हो गया सारा, समझ गई मैं। प्रियंका? यस सुना मैम। है, हैंड रेज करा नहीं, देख लिया मैंने, हैंड रेज नहीं दिख रहा था। चलो हैंड डाउन कर लो सारे, स्टार्ट करते हैं। अब ऊप्स, सो मैंने क्या कहा था, पहले आता है लूप, फिर क्या आता है रिकर्जन, फिर क्या आता है ऊप्स, फिर क्या आता है डीएसए। बेसिकली यही 4 कॉन्सेप्ट है जो कोडिंग में आने चाहिए। अगर ये चारों कॉन्सेप्ट तुमको आते तो तुम्हें कोडिंग में सब आता है, फिर कोडिंग में कुछ भी नहीं बचा जो तुम्हें नहीं आता। एक्चुअली यही 4 चीजें होती हैं। तो डीएसए लिखा दो मैं आखिर में, हाँ इन जनरल। अब ऊप्स होता क्या, इन करना समझना। अब जब शुरू में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आई ना, मैं बहुत कोर में समझाऊंगी, आई एज्यूम तुम लोग को आइडिया होगा। जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आई ना तो सबसे पहले हम ये शुरू में सी लोग सीख रहे थे। तो जो सी थी ना वो हमारी पीओपी लैंग्वेज थी। पीओपी लैंग्वेज होती है प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्राम्स। प्रोसीजर ओरिएंटेड मतलब इसमें जो सारे के सारे कोड होते हैं ना वो छोटे छोटे प्रोसीजर में डिवाइड करे जाते हैं। प्रोसीजर मतलब फंक्शंस। क्लियर है? तो सी लैंग्वेज में हर चीज फंक्शन में डिवाइडेड होती है। दूसरे तरीके की लैंग्वेज आई तुम्हारी ओओपी। ओओपी लैंग्वेज का मतलब था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम्स, मतलब ऐसे कोड्स जिनमें पूरे कोड को छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स में या फिर छोटी छोटी क्लासेस में डिवाइड किया जा रहा है। तो जब तुम किसी कोड को प्रोसीजर्स के अंदर डिवाइड करते हो उसको बोलते हैं पीओपी लैंग्वेजेस, विच इज जो कि हमारी सी लैंग्वेज है। जब तुम कोड को ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस में डिवाइड करते हो वो क्या होती है तुम्हारी ओओपी लैंग्वेज, जो कि तुम्हारी सी प्लस प्लस है, जिसके ऊपर कोडिंग करके हमारी क्या बनी है, पाइथन बनी है। क्लियर है? बट पाइथन की कुछ ऐसी लाइब्रेरीज हैं जो एज ए पीओपी भी बिहेव करती हैं एंड ओओपी भी बिहेव करती है, याद रखना। जो तुम कोर पाइथन की बात कर रहे हो वो एक ऊप्स लैंग्वेज है, बट पाइथन की कुछ ऐसी लाइब्रेरीज हैं जो पीओपी स्ट्रक्चर के ऊपर भी क्रिएट की गई है। तो वहां पे पाइथन को बोथ लैंग्वेजेस भी कहा जाता है कुछ केसेस में। तुम थोड़ा रिसर्च करना, इसमें डक डाउन करना, तुम्हें और मिलेगा इसके अंदर। बट या अब ये चीज तुमको आइडिया लग गया। तो अब हमें क्या पढ़ना है, ओओपीएस, ऊप्स लैंग्वेज। अब ऊप्स का ना 2 तरह की डेफिनेशन है। एक जिसने W3 स्कूल ऑनलाइन कोर्सेज करके पढ़ा है, एक जिसने किताबों से पढ़ा है, जेन्युइनली इस पे हल्का फुल्का काम करा है। तो मैं 2 डेफिनेशन देती हूँ। एक डेफिनेशन लोगों ने दी है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिग्म सिस्टम। ये वो डेफिनेशन है जो बुक्स के अंदर मेंशन है, अगर तुमने जेन्युइनली कभी जिंदगी में पढ़ा होगा, जेन्युइनली सीरियसली ऊप्स पढ़ा है। और एक वो डेफिनेशन है जो हर इंसान बोलता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। क्लियर है?
सो अगर तुम जस्ट कोडिंग में बात कर रहे हो तो ऊप्स की डेफिनेशन होती है, बट इन जनरल जब ऊप्स को लॉन्च किया गया था, ऊप्स में जो पी था वो किस लिए स्टैंड करता था? पैराडिग्मा। अब तुम बोलोगे ये तो समझ आ गया कि ऊप्स में जो भी प्रोग्रामिंग करते हैं उसके आसपास के जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उसको ऊप्स के अंदर हम पढ़ते हैं। अब ये पैराडिग्मा का मतलब क्या होता है? सो पैराडिग्मा मीन्स कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट। क्या बोला? कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट। अब मान लो मैंने केमिकल का ना कोई फॉर्मूला लॉन्च कर दिया, मान लो मैंने कोई नया एलिमेंट ढूंढा केमिस्ट्री के अंदर और उसको मैंने लॉन्च कर दिया, तो मुझे उस केमिस्ट्री का पैराडिग्मा भी लॉन्च करना पड़ेगा। पैराडिग्मा मतलब एक ऐसा थीसिस या ऐसा कॉन्सेप्ट जिसमें उस केमिकल के आसपास के सारे कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट लिखे होंगे। लाइक वो केमिकल के हवा के साथ कैसे बिहेव करेगा, हाइड्रोजन के साथ कैसे बिहेव करेगा, उसके बारे में सारी बातें मैंने बता रखी होगी। तो कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं? पैराडिग्मा। तो ऊप्स का पैराडिग्मा मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के आसपास के जितने कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे के सारे इस पैराडिग्मा के अंदर क्या है? कवर्ड। तो कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं? पैराडिग्मा। सो ऊप्स की काइंडली दो डेफिनेशंस हो गई। पहली क्या हो गई? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम, एंड दूसरी क्या हो गई? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिग्मा सिस्टम। पैराडिग्मा क्लियर है? ध्यान रहेगा। तो अगर तुम एक्चुअली C++ की ओरिजिनल किताबें खोलोगे ना, पाइथन की ओरिजिनल किताबें खोलोगे, जो ऑथर्स है, जो बड़े बड़े ऑथर्स है जिन्होंने भाषाएं पढ़ाई हैं, उन्होंने सबसे पहला पैराडिग्मा ही लिखा है। आजकल लोगों ने प्रोग्रामिंग बोलना स्टार्ट कर दिया है। गॉट इट? ठीक है, डन। अब यार ये तो चला गया, चल गया, दिमाग में घुस गया। अब ऊप्स है क्या? तो ऊप्स की डेफिनेशन तो हमको आ गई। अब ऊप्स के अंदर ना बेसिकली दो चीजें होती हैं, क्लास एंड ऑब्जेक्ट। तो एक बार ना इसको हम थोड़ा क्लियर करके देखते हैं, क्लास क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, उस पर हम कैसे काम कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने बेस्ट एग्जांपल दिया, मेरा फेवरेट एग्जांपल, तुम लोगों ने बहुत बार सुना होगा, कभी पढ़ा है तो। तुम सबने कभी फ्रूट्स देखे हैं? फ्रूट्स देखे हैं कभी? फ्रूट्स Yes. देखे हैं? यस यस। कैसे दिखते हैं बताना जरा। मैम हर फ्रूट अलग तरह का है। नहीं, फ्रूट्स कैसे दिखते हैं? आप क्या मुझे जब मैंने पूछोगे? फ्रूट्स बोला ओके गॉट इट। क्या जब मैंने फ्रूट्स बोला पूरी क्लास ने सेम वर्ड सेम इमेज इमेजिन की होगी? नो नो। नहीं ना, मतलब मेरे कुछ और, मैंने कुछ और हाँ इमेजिन जी, किया हाँ, होगा, किसी ने right, बकेट इमेजिन किया होगा, किसी ने टेबल पे Right, इमेजिन right. किया होगा, किसी फ्रिज ने इमेजिन किया होगा, अलग अलग है। मींस जो फ्रूट्स है ना, फ्रूट्स एक्चुअली क्या है? एक क्लास है। और उसके अंदर जो तुम एप्पल, बनाना और मैंगो की बात कर रहे हो, वो क्या है? ऑब्जेक्ट्स है। आइडिया लगा? चलो, तुम लोगों ने फर्नीचर देखा है? नहीं, फर्नीचर थोड़ी देखा है। फर्नीचर तो क्या है? हमारी क्लास है। बट उसके अंदर तुम मुझसे पूछोगे सोफा, चेयर एंड टेबल, वो क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है। व्हाट इट क्लियर है? मैंने बोला इंसान, पीपल, ह्यूमंस, तो ह्यूमंस क्या है? क्लास। उसके अंदर जो तुम लोग बैठे हुए हो, तब तुम लोग अपना नाम लिख देना, नेम 1, नेम 2, नेम 2 एंड नेम 3। ये सब कौन है? एक ऑब्जेक्ट। तो एक हल्का फुल्का हमको आइडिया लगा है कि क्लासेस होती है, उनमें सब में सेम प्रॉपर्टी होती है, उनको ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है। थोड़ा एक रियल वर्ल्ड डेफिनेशन के माइंड को समझने की मैं कोशिश करती हूँ, ताकि मेरे लिए इस चीज को समझना बहुत ही ज्यादा आसान हो, लेकिन मेरे को रियल वर्ल्ड डेफिनेशन के बारे में कभी चीज को समझना पड़ा। सो ऊप्स में ना बेसिकली समझना मेरी बात, तो तुम ऊप्स की पढ़ाई करते हो, ऊप्स के अंदर ना जो हमारी क्लासेस होती है, क्लास का डेफिनेशन होता है अ टेम्पलेट और अ ब्लूप्रिंट। क्या कहते हैं? अ टेम्पलेट और अ ब्लूप्रिंट। एंड ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं? रियल वर्ल्ड एंटिटी या फिर इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। अब यार ये कैसे काम करता है, हल्का सा समझना। हाँ, अब जैसे मान लो मैंने क्या बोला, तुम लोगों ने कैनवा सुना है कभी? अब कैनवा में तुम लोगों ने देखा है वहां पे ब्लू टेम्पलेट्स होते हैं कि Yes, हैप्पी बर्थडे, यहाँ पे फोटो ऐड कर दो दोस्त की, यहाँ पे उसकी दूसरी Yes. फोटो ऐड कर दो। तो ये टेम्पलेट हुई, ये तुम्हारी क्या हो गई? क्लास। उसमें जो तुम लोग पिक्चर ऐड करोगे वो क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तुम लोगों ने आजकल रील स्क्रॉल करा होगा, तो रील स्क्रॉल करते वक्त ना आजकल एक टेम्पलेट का कॉन्सेप्ट आता है वहां पे, यस या राइट। कि यूज टेम्पलेट। हाँ जी। रियल वर्ल्ड एंटिटी या फिर इंस्टेंस ऑफ क्लास। तो अब टेम्पलेट में क्या होता है? लिखता है कि पहले 2 सेकंड में ये क्लिप लगेगी, अगली 3 सेकंड की क्लिप डालो, 1.5 सेकंड क्लिप डालो, नहीं टेम्पलेट होता है। तो जो टेम्पलेट है वो क्या होगी? तुम्हारी क्लास। उसके अंदर जो तुम लोग अपनी वीडियोस डालते हो वो क्या हो गई?
ऑब्जेक्ट। सो बेसिकली एक ही क्लास होती है, उस क्लास को तुम मल्टीपल ऑब्जेक्ट को असाइन करते हो। फॉर एग्जांपल मैंने क्या हुआ, मान लो ये सेंटर ओपन हुआ, टेक्स्ट वालों ने सेंटर ओपन करा, टेक्स्ट वालों ने देखा यार एक बच्चा आया, एक बच्चे ने बोला कि मुझको पाइथन, एसक्यूएल, एक्सेल सीखना है। एक बच्चा मेरे पास आया, उसने बोला मुझे, हाँ एक सेकेंड, हाँ एक बच्चे ने आके बोला, एक बच्चे ने बोला कि उसको पाइथन, एसक्यूएल और एक्सेल सीखना है। एक बच्चा है उसने बोला पाइथन, एसक्यूएल, एक्सेल और पावर बीआई सीखना है। एक बच्चा है उसने बोला पाइथन, एसक्यूएल और टैबलू सीखना है। ऐसे अलग अलग बच्चे आ रहे थे और वो सबको कोर्सेज दे रहे थे। तो टेक्स्ट ने डिसाइड करा यार नहीं, अब हम ऐसा नहीं करेंगे, अगली बार से हम क्या करेंगे, पाइथन, एसक्यूएल, एक्सेल, पावर बीआई और टैबलू को जोड़ के हम क्या करेंगे, एक डेटा एनालिसिस का कोर्स बना देंगे। सो बेसिकली डेटा एनालिसिस क्या हो गई, क्लास, और उसमें जो कोई भी एडमिशन लेगा वो क्या हो गया, उसका ऑब्जेक्ट। ध्यान रहेगा, यस नो? यस मैम। इससे ज्यादा मैं एग्जांपल नहीं दे सकती, दिस इज द एनफ एग्जांपल जो तुम एक जगह पर सुन सकते हो। क्लियर है? तो यार ये एग्जांपल तुमको समझ आया, अब आगे क्या करते हैं और क्या होता है इसके अंदर। अब हर जो भी तुम्हारी क्लास बनती है ना, तो सबसे पहले क्या बनती है, क्लास, और उस क्लास को तुम क्या करते हो, ऑब्जेक्ट्स देते हो, या ऑब्जेक्ट्स उस क्लासेस के अंदर असाइन होते हैं, ऐसे कुछ। तो एक क्लास के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, हर ऑब्जेक्ट में दो कॉमन चीजें होती हैं। क्या बोला? टू कॉमन थिंग्स होती हैं जो सारे ऑब्जेक्ट्स को आपस में शेयर करनी पड़ती है। एक होती है उनकी प्रॉपर्टीज और एक होती है उनकी फंक्शनिंग। प्रॉपर्टीज का एक और शब्द है विच इज कॉल्ड डेटा, एंड फंक्शनिंग एक और शब्द है विच इज कॉल्ड मेथड। क्लियर है? तो प्रॉपर्टीज को मैं 1 से रिकमेंड कर रही होंगी, फंक्शनिंग को मैं 2 से रिकमेंड कर रही होंगी। मतलब हर ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी होती है, फंक्शनिंग होती है, हर ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी होती है, फंक्शनिंग होती है क्लास के अंदर। कैसे? चलो मान लो मैंने एग्जांपल लिया, फॉर एग्जांपल मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया, मान लो ये मैंने अपने लैपटॉप की बात की, ठीक है। तो मेरे लैपटॉप में फर्स्ट चीज क्या आती है, इसकी प्रॉपर्टीज। तो मेरे लैपटॉप की प्रॉपर्टीज क्या है कि भाई मैं बोल सकती हूँ ये एचपी का है, ये सिल्वर या फिर जो भी ब्लैक कलर का है ये उस कलर का है। उसके बाद मान लो मैं बोल सकती हूँ कि ये इसकी प्रॉपर्टीज हो गई। सेकेंड थिंग इसकी फंक्शनिंग क्या है, इस पे मैं गेम खेल सकती हूँ, इस पे मैं कोडिंग कर सकती हूँ, इस पे मैं स्ट्रीमिंग कर सकती हूँ। ये क्या हो गई इसकी फंक्शनिंग। मान लो सेकेंड चीज लिया मैंने अपना फोन। अब मेरे फोन की प्रॉपर्टीज क्या है, ये पिंक कलर का है, ये 256 GB का है। ये क्या है मेरे फोन की प्रॉपर्टीज। और मेरे फोन की फंक्शनिंग क्या है कि इससे मैं गेम खेल सकती हूँ, इससे मैं कोई भी कंटेंट शूट कर सकती हूँ, या इससे मैं किसी को भी कॉल कर सकती हूँ। तो प्रॉपर्टीज मतलब उसके बारे में इंफॉर्मेशन, उसके बारे में डेटा कि तुम लोग को क्या डेटा मालूम है। फंक्शनिंग मतलब वो क्या काम कर सकता है, उससे तुम क्या काम करवा सकते हो। गॉट इट? क्लियर है? तो ये हमको आइडिया लगा। अब इसको पाइथन के कंटेक्स्ट में समझाती हूँ। पाइथन के कंटेक्स्ट में कैसे समझाऊंगी। पाइथन में हर चीज एक ऑब्जेक्ट है। क्या बोला? पाइथन में हर चीज क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। तो मान लो मैंने एक लिस्ट लिया, लिस्ट में मैंने नाम डाल दिया अमन, नैना एंड हर्ष। तो इसमें जो अमन, नैना और हर्ष है, ये क्या है उसकी प्रॉपर्टीज। बट याद है तुम लोग फंक्शन पढ़ते थे, लिस्ट डॉट अपेंड, लिस्ट डॉट पॉप। तो जो ये अपेंड एंड पॉप है, ये क्या है इसकी फंक्शनिंग। अंडरस्टैंड? तो ये क्या हो गई इसकी डेटा विच इज कॉल्ड प्रॉपर्टीज, और ये क्या हो गई उसकी फंक्शनिंग। मान लो मैंने क्या बोला, एक स्ट्रिंग लिया, स्ट्रिंग पे मैंने क्या डाल दिया, नेम, या फिर स्ट्रिंग में मैंने डाल दिया नेम। तो यहाँ पे ये नेम क्या हो गई उसकी प्रॉपर्टीज। और जो तुम लिखते हो ना स्ट्रिंग डॉट अपर, स्ट्रिंग डॉट लोअर, ये क्या हो गई इसकी फंक्शनिंग। तो पाइथन में हर चीज एक ऑब्जेक्ट है और हर ऑब्जेक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज होती है और एक कुछ फंक्शनिंग होती है। तो जो तुम डेटा स्टोर करवाते हो उसमें वो क्या है उसकी प्रॉपर्टीज, और जो वो काम कर सकते हैं वो क्या होती है उसकी फंक्शनिंग। क्या ये चीज ध्यान रहेगी? ध्यान रहेगी? इससे तो टप्पल भी यही हो गया, डिक्शनरी भी यही हो गया, सेट भी यही हो गया, तुम्हारा जो तुम नंपाई के अंदर एरे पढ़ते हो वो भी क्या हो गया, यही हो गया। सो ये तो हमको समझ आया। अब एक और थीसिस तुमको समझाती हूँ। तो जो इंटीजर है वो क्या हो गया मेरा क्लास,
जो मैं 1 2 3 लिखती हूँ ये क्या हो गया मेरा ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग मेरा क्या हो गया क्लास, और जो डबल कोट्स के अंदर मैं अपना नाम लिखती हूँ ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट। 1.2 हाँ इसीलिए ऑब्जेक्ट लिखा आता है। तो फ्लोट मेरा क्या हो गया क्लास, उसमें 1.2 क्या हो गया फ्लोट। सो नाउ यू नो जब तुम टाइप ऑफ 9 प्रिंट करवाते हो वहां पे क्या लिखा आता है, सॉरी वहां पे क्या लिखा आता है, इसका क्लास क्या है इंटीजर। जब तुम बोलते हो कि टाइप ऑफ मुझको रितिका बता दो, मैंने कोई नाम डालो उसका टाइप बताने बोला, तो वो क्या बताता है इसकी क्लास क्या है स्ट्रिंग। पाइथन ऐसा आउटपुट इसीलिए देता है बिकॉज पाइथन में हर चीज या तो क्लास या ऑब्जेक्ट में डिवाइडेड है। गॉट इट, ध्यान है। तो ये क्या है क्लास, ये क्या है ऑब्जेक्ट, मतलब विच इज देयर प्रॉपर्टीज, एंड इसके ऊपर जो तुम फंक्शनिंग जो काम कर सकते हो एक्शन परफॉर्म कर सकते हो वो क्या हो जाएंगे इसके फंक्शंस। तो हमको हल्का फुल्का आइडिया इसके बारे में लगा। तो उप्स क्लियर है। तो जब भी कोड को तुम ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस में डिवाइड कर देते हो उप्स लैंग्वेज होती है। उप्स के अंदर क्लास ऑब्जेक्ट्स होती हैं, प्रॉपर्टीज वगैरह ये होती हैं। अब क्लास बनती कैसे है, व्हाट इज द सिंटैक्स टू क्रिएट अ क्लास इन अ पाइथन, हमें क्लास बनानी भी तो आनी चाहिए। सो क्लास बनाने का एक सिंटैक्स बनाते हैं, एक क्लास बना के देखते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। या अब क्लास बनती है तो मैं यहीं पे सिंटैक्स बना रही हूँ, तुम आइडियली भी बना सकते हो साथ में चाहो या VS कोड पे। अब मान लो मैंने बोला यार एक टेक्स्टेक नाम की क्लास बनाते हैं, क्या बोला टेक्स्टेक नाम की क्लास बनाते हैं, और टेक्स्टेक की क्लास के अंदर हम क्या करते हैं, जैसे मान लो टेक्स्टेक एक हमारी क्या हो जाएगी क्लास हो जाएगी। अब टेक्स्टेक के अंदर बहुत सारी फंक्शनिंग होगी, एडमिशन की फंक्शनिंग होगी, फीस की होगी, उसके बाद एग्जाम्स की होगी, प्लेसमेंट की होगी, कुछ कुछ फंक्शनिंग यहाँ पे होंगी। तो हम क्या करते हैं जो फर्स्ट फंक्शनिंग है, लाइक पहली फंक्शन तो इंक्वायरी की होती है। जब कोई बंदा का टेक्स्टेक के ऑफिस में आ रहा है सबसे पहले तो क्या ली जाएगी उसकी इंक्वायरी ली जाएगी। तो एक टेक्स्टेक नाम की क्लास बनाती है और उसमें इंक्वायरी नाम का फंक्शन ऐड करके देखते हैं। क्लियर है। अब ये कैसे हो रहा होगा, सबसे पहले तुम यहाँ पे क्या लिखते हो क्लास, एंड क्लास का नाम लिखते हो। क्लास का नाम मैंने क्या डाल दिया टेक्स्टेक। अब मार्केट में ऐसा ह्यूमर है, कई यूट्यूबर्स पढ़ा रहे होते हैं, और तुम यूट्यूब से भी पढ़ने गए हो, वो लोग बोलते हैं कि जो ये पहला टी है ना वो क्या होना चाहिए कैपिटल होना चाहिए। बट पाइथन में ऐसा कोई रूल नहीं है। पाइथन में तुम चाहो तो टेक्स्ट C++ में होता है, C++ में होता है, इसलिए लोगों को लगता है पाइथन में भी होगा, लेकिन पाइथन में ऐसा कुछ नहीं होता। पाइथन में टी को बड़ा रखना है बड़ा रखो, छोटा रखना है छोटा रखो। तो मैंने क्या करा क्लास बना दी किस नाम की टेक्स्टेक नाम की। अब इस क्लास के अंदर मैंने फंक्शन बनाया, तो उसको एक काम करते हैं मैं बना के दिखा तुम लोगों को कोड और बेटर समझ आएगा। सो या तो मैंने क्लास बनाई, क्लास का नाम क्या रखा मैंने टेक्स्टेक। क्लास बनाने के बाद मैंने सबसे पहले इसमें फंक्शन बनाई, क्या फंक्शन का नाम क्या बनाया इंक्वायरी। क्लास क्या बनाई मैंने इंक्वायरी। अब इंक्वायरी में मैंने क्या पास कर दिया सेल्फ। अब तुम बोलोगे यार ये मैंने सेल्फ कैसे पास करा, तो दिव्यांश वो लैपटॉप किसका है जो तुम यूज करो। हाँ तूने मेरे पूरा एग्जांपल खराब कर दिया। अच्छा देखो, जब मैंने दिव्यांश से पूछा ना लैपटॉप किसका है, तो दिव्यांश ने क्या बोला मेरा लैपटॉप है। मतलब दिव्यांश जब भी अपने किसी ऑब्जेक्ट को कॉल करता है वो कैसे बोलता है मेरा लैपटॉप, मेरा फोन, मेरे कपड़े, मेरा दोस्त, मेरा भाई, मेरी बहन, समथिंग लाइक दिस। लेकिन जब हम दिव्यांश किसी को कॉल करेंगे हम कैसे बोलेंगे दिव्यांश का लैपटॉप, दिव्यांश का फोन, दिव्यांश के भाई बहन, दिव्यांश के दोस्त। मींस बेसिकली जब कोई भी क्लास खुद के फंक्शन को कॉल करती है तो डायरेक्टली यूज नहीं करती, वो उसके बाद क्या लगा देती है माय। तो वैसे ही जो पाइथन के ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो हर कीवर्ड के बाहर क्या लगा देते हैं सेल्फ। सेल्फ टू इंडिकेट की जो एट्रीब्यूट है, ये जो मेथड है, ये इसकी खुद के हैं बाहर के नहीं है। तो ये डेफ डॉट इंक्वायरी होगा, तो यहाँ पे नेम नहीं लिखते, यहाँ पे क्या लिखते हैं सेल्फ डॉट नेम। और फिर सेल्फ डॉट नेम में तुम क्या चढ़ा सकते हो इनपुट, और यहाँ पे क्या लिख सकते हो क्या। हाँ कर सकते हैं, वी कैन डू दैट, कर सकते हो, करेंगे अभी नेक्स्ट वीक पे आएंगे। कंपल्सरी थोड़ी, दोनों चीजें चलती है। पैरामीटर पासिंग भी चलता है, पैरामीटर पासिंग के बिना भी कोड चलता है, दोनों वे में चलता है, कंपल्शन नहीं है। यस फिर मैंने क्या लिखा सेल्फ डॉट नेम पूछेंगे सबसे पहले, फिर क्या पूछेंगे आपका कोर्स, कि आप कौन सा कोर्स करना है। फिर हम क्या लिखेंगे एंटर करो किसको कोर्स को, नाम लेंगे कोर्स लेंगे, उसके बाद क्या लेंगे उसका सेल्फ डॉट फोन नंबर।
उसमें भी क्या लगा देंगे, इनपुट करो, क्या करो, एंटर करो, किस चीज को करो, फोन नंबर को। सो बेसिकली नाउ आई हैव क्रिएटेड अ क्लास टेक्स्टैक। टेक्स्टैक के अंदर मैंने फंक्शन बनाया है इंक्वायरी, जो मुझसे क्या लेगा, नेम लेगा, कोर्स लेगा और फोन नंबर लेगा। अब मैंने क्या करा, एक और फंक्शन बनाया है इसके अंदर डेफ, इसका नाम मैंने क्या रखा, शो। शो का काम क्या रह रहेगा, शो, या फिर इसका नाम मैंने क्या रखा, पीक। पीक क्या कर रहा होगा, मुझे देख के बता रहा होगा कि भाई जो लास्ट इंक्वायरी आई थी कौन सी आई थी, क्या थी, जो भी मेरे पास लास्ट इंक्वायरी आई थी वो कौन सी आई थी। तो बेसिकली ये क्या कर रहा होगा, ये प्रिंट कर रहा होगा, क्या प्रिंट कर रहा होगा, जरूरत नहीं है, सेल्फ डॉट नेम इंक्वायर्ड फॉर सेल्फ डॉट कोर्स। गॉट इट। तो मान लो यहाँ पे एक अमन नाम का लड़का आया था जिसने मशीन लर्निंग कोर्स के बारे में इंक्वायर की, तो अमन इंक्वायर्ड फॉर मशीन लर्निंग, सिंपल। तो मैंने क्लास बनाई, इसमें दो ही फंक्शन डाली है मैंने, एक इंक्वायरी और एक पीक। इंक्वायरी क्या करेगा, उसकी इंक्वायरी लेगा, और पीक क्या करेगा, उसकी इंफॉर्मेशन को हमें शो कर देगा। अब जब मैंने कोड रन करा, क्या कुछ आंसर आया कोड रन करके, नहीं, बिकॉज फिलहाल मैंने सिर्फ क्लास बनाई है, इस क्लास को कोई ऑब्जेक्ट असाइन नहीं करा। जब कोई स्टूडेंट सेंटर खोल दिया, जब कोई स्टूडेंट आएगा तभी तो वो क्लास चालू होगी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, student1 इज इक्वल्स टू, मैंने क्या लिख दिया, टेक्स्टैक। मतलब अब मैंने क्या करा, जो मेरी टेक्स्टैक क्लास थी वो मैंने student1 को क्या कर दिया, असाइन कर दिया। क्या करा, जो मेरी टेक्स्टैक की क्लास थी वो मैंने student1 को असाइन कर दी। सो टेक्स्टैक इज क्लास एंड student1 इज ऑब्जेक्ट। टेक्स्टैक एक क्लास एंड student1 इज ऑब्जेक्ट। तो मैंने कर दी, मैंने कोड रन करा, मैंने एंटर करा, तो मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट है। बट ऑब्जेक्ट से फंक्शनिंग भी तो करनी पड़ेगी, तो अब मेरे को student1 की इंक्वायरी लेनी है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, student1 डॉट, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, इंक्वायरी, और फिर सिंपली यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, student1 डॉट पीक, कि भाई student1 की इंक्वायरी दो प्लस student1 का डेटा पीक करके बताओ। तो अगर तुम सिर्फ क्लास कॉल करोगे, उसके अंदर के फंक्शंस कॉल नहीं करोगे, कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। मैंने कोड रन करा, मैंने एंटर करा, क्या मांग रहा है, एंटर नेम, तो नेम डाल दिया मैंने राहुल, कोर्स डाल दिया इसका डेटा साइंस, एंड फोन नंबर इसका डाल दिया मैंने 112। तो राहुल इंक्वायर्ड फॉर डेटा साइंस। गॉट इट। अच्छा अब एक चीज बताओ, अगर मैं इसको कर दूं कमेंट, अब क्या होगा, देख के बताओ इसका आंसर क्या आएगा। अगर मैं student1 डॉट इंक्वायरी को कमेंट कर दूं फिर क्या होगा, एरर देगा, कौन सा एरर आएगा, एरर का नाम बताओ। class function, there is no function in this class, something like that. No function लाइक तो है एरर ही। टाइप, एरर का नाम क्या आएगा, एट्रीब्यूट एरर होता है, कुछ एरर्स होते हैं, वैल्यू एरर, टाइप एरर, कौन सा एरर आएगा। I'm assuming तुम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग आती है, सो या कौन सा एरर आएगा इस कोड में कौन सा, इस कोड में कौन सा एरर आएगा, एट्रीब्यूट एरर क्या होते हैं, एट्रीब्यूट क्या होते हैं, एट्रीब्यूट होते क्या ये बताओ। नहीं नहीं, इस पूरे कोड में एट्रीब्यूट क्या है, इस पूरे कोड में एट्रीब्यूट क्या है, हाँ पैरामीटर एरर, कुछ एरर होता भी है। सी एट्रीब्यूट जो तुम फंक्शन यूज करते हो ना, उनको एट्रीब्यूट्स कहते हैं। ये दिख रहा है, ये इंक्वायरी, तो इंक्वायरी नाम का, देखो तुमने इंक्वायरी नाम का एट्रीब्यूट कॉल ही नहीं करते, क्या बोला, टेक्स्टैक ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट नेम। अब एट्रीब्यूट एरर कब आता है, जब कोई तुम ऐसी चीज कॉल करो जो उसको बिलोंग ही नहीं करती। जब तुम कोई ऐसी चीज कॉल करते हो, कोई फंक्शन कॉल कर दो, कोई कीवर्ड कॉल कर दो, कोई भी चीज जिसको तुम कॉल कर रहे हो अगर वो उसको बिलोंग नहीं करती, एट्रीब्यूट एरर आएगा। जैसे मैंने क्या बोला, लिस्ट है, अब लिस्ट के पास एक्चुअली कोई लोअर नाम का फंक्शन नहीं होता, लिस्ट को तुम लोअर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगर तुम लिस्ट डॉट लोअर करवा रहे हो, वहां पे कौन सा एरर आता है, एट्रीब्यूट, कि लिस्ट के पास लोअर नाम का एट्रीब्यूट है ही नहीं। वैसे यहाँ पे क्या हुआ, मैंने student1 को इंक्वायरी करने बोला, इंक्वायरी मैंने कभी कॉल ही नहीं की। जब इंक्वायरी कभी कॉल ही नहीं की तो नेम एंड कोर्स एंड फोन नंबर नाम के एट्रीब्यूट बने ही नहीं, और जब ये तीन एट्रीब्यूट में बने ही नहीं तो समझ क्या दे दिया कि टेक्स्टैक में नेम नाम का कोई एट्रीब्यूट है ही नहीं। यस गॉट इट, क्लियर है। नहीं दोनों चीज,
ये डेटा मेंबर है, बट उनको डेटा मेंबर एंड डेटा फंक्शन दोनों को एट्रीब्यूट ही कहते हैं पाइथन के अंदर। एट्रीब्यूट मतलब कुछ ऐसा कीवर्ड, कुछ ऐसा फंक्शन जो सिर्फ उसको बिलोंग करता है। जैसे स्ट्रिंग के अंदर अपेंड नहीं होता, तो अगर मैं स्ट्रिंग डॉट अपेंड कर रही होंगी पाइथन में तो मुझे एट्रीब्यूट दे देगा। जो आप एट्रीब्यूट पे चला रहे हो, मतलब जो काम आप इस पे करना चाह रहे हो इसका है ही नहीं, वो किसी और का है। एट्रीब्यूट फंक्शंस भी होते हैं, करके देख लो, भरोसा नहीं है तो ये लो। लिस्ट इक्वल्स टू नमन, और हमने क्या करा, लिस्ट को क्या कर दिया, लोअर, तो क्या आ गया, लिस्ट हैज नो एट्रीब्यूट लोअर। देन क्लियर है, एनी इश्यूज? अब यार एक बात बताओ, क्या जब कोई कोई भी टेक्स्ट के ऑफिस में आएगा, क्या उसको बोलना पड़ेगा मैं इंक्वायरी के लिए आया हूँ? वो अपने आप इंक्वायरी कर देंगे आप क्यों आए हो, मतलब ये चीज तो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली होती है। तो मैं क्या चाह रही हूँ, इस कोड के अंदर भी इंक्वायरी अपने आप चालू हो जाए, मुझे उसको कॉल करने की जरूरत ना पड़े। और कोई भी ऐसा फंक्शन जिसको तुम अपने आप कॉल करवाना चाह रहे हो, उसके लिए तुम कंस्ट्रक्टर्स यूज करते हो। क्या यूज करते हो? कंस्ट्रक्टर्स। और यहाँ पे तुम यूज करते हो इनिट कंस्ट्रक्टर। मतलब तुम्हें बेसिकली इस कोड में जाना है, इंक्वायरी को रिमूव करना है, और इंक्वायरी की जगह लिख देना है अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर बंद। तो ये क्या करेगा, इंक्वायरी को इंक्वायरी की जगह से इनिट लगा दिया। तो इनिट का मतलब होता है ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज। इनिट का मतलब क्या होता है, ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज। मतलब ऐसे फंक्शन जो क्लास को कॉल करके खुद चालू हो जाएंगे, तुम्हें उनको चालू करने की जरूरत नहीं है। तो भले ही अब मैंने यहाँ पे इनिट को कॉल नहीं करा, लेकिन अब जब मैं कोड रन कर रही होंगी तो ये मुझसे नेम का इन्फॉर्मेशन लेगा। बट याद करना, एक क्लास में एक ही इनिट डाल सकते हो, एक क्लास में एक से ज्यादा इनिट अलाउड नहीं है। तो इनिट आर दोस इंस्ट्रक्शन, लाइक दोस कंस्ट्रक्टर्स जो फंक्शन खुद से कॉल कर देते हैं, तुम्हें उनको मैन्युअली कॉल करने की जरूरत नहीं है। तो कोई ऐसे ऑपरेशन जो तुम चाहते हो क्लास के इनिशियलाइज होते ही चालू हो जाए, उनको इंडिविजुअली कॉल ना करना पड़े, उनको तुम इनिट के अंदर डाल देते हो। इनिट का मतलब क्या है, ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज। और इनिट के आगे भी 2 अंडरस्कोर है और इनिट के पीछे भी 2 अंडरस्कोर है। गॉट इट? लिख लो इस चीज को। क्लियर है? क्योंकि कंस्ट्रक्टर्स मतलब जो नाम वो काम, कंस्ट्रक्टर्स मतलब जो नाम वो काम। जैसे एक लेंथ कंस्ट्रक्टर होता है, लेंथ कंस्ट्रक्टर मतलब लेंथ सुन के बदल गया, लेंथ बताने वाला है। टाइप कंस्ट्रक्टर मतलब टाइप बताने वाला है। इनिट कंस्ट्रक्टर मतलब इनिशियलाइज करने वाला है। तो ऐसे फंक्शंस जो अपने नाम के हिसाब से काम करते हैं वो कंस्ट्रक्टर्स कहा जाता है। ये C++ की डेफिनेशन है। तो कोई भी फंक्शन जिसका नाम पढ़ के तुम्हें समझ आती है क्या करने वाला है, बिकॉज ये कंस्ट्रक्शन लाइक क्योंकि इसका जो नाम है वही इसका काम है। तुम डिस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर वाला पूछ रहे हो क्या? हाँ मुझे पता, सो कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। आई नो दिस थिंग। कंस्ट्रक्टर का डेफिनेशन यही होता है कि जो नाम वो काम। जैसे वहां पे कॉन्सेप्ट इसलिए लाया गया बिकॉज वहां पे टेक्स्ट ही लिखा जाता था। वहां पे टेक्स्ट ही लिखते हैं ना। तो तुम ये मुझे अलग, ये सेशन खत्म होगा ना तो मुझे अलग से पूछना, मैं तुम्हें C++ एंड पाइथन दोनों कंपैरेटिव स्टडी दे दूंगी। बिकॉज वहां पे C++ में टेक्स्ट एंड टेक्स्ट लिखते हैं। हाँ भी खत्म होके मुझसे पूछ लेना, बता दूंगी। ठीक है, मैं दोनों क्या, हाँ 2 ही है इसमें, 2 एक है खुद 2 दिन सब कैटेगरीज है ना। बेसिकली यही 2 यूज होता है, एक नॉर्मल कंस्ट्रक्टर है, एक हमारा स्पेशल कंस्ट्रक्टर है। गॉट इट? कोई इशू इस चीज के अंदर? आई डोंट थिंक सो होना चाहिए। अब ये तो आपको समझ है, सबको समझ है? एक बार हैंड रेज कर दो, किसको समझ नहीं आया तो मुझे भी बताओ। कोई इशू? एनी इश्यूज? नहीं, या तो बहुत इश्यूज है तो इश्यूज ही नहीं है। चलो ये हमने करा। अब ये तो मैंने एक बेसिक क्लास बना के दिखाई। अब क्या करते हैं, इसके ना मैं पिलर्स कंप्लीट करवा रही होंगे। इसके 4 पिलर्स होते हैं, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रक्शन, एनकैप्सुलेशन एंड पॉलीमॉर्फिज्म, एंड देन उनके भी कुछ सबसेट्स वगैरह होते हैं। इस पे हम कल काम करेंगे। बट इससे पहले तुम मेरा एक काम करो, मैं 5 फंक्शन ग्रुप में डाल रही हूँ। कितने फंक्शन डाल रही हूँ? 5। बहुत बेसिक है,
उन्हें 5 कुछ एग्जाम्पल दिए होंगे, तो जो जो एग्जाम्पल में बोला गया वैसी 5 क्लासेस तुमको बनानी है, 5 क्लास क्रिएट करनी होंगी, उसमें पूरा गाइडेंस है। कुछ क्लासेस होंगे, उनके अंदर कुछ फंक्शन होंगे, वो ऐसे स्ट्रक्चर में बन रहे होंगे, तो वो बनाना पड़ेगा। गॉट इट? लेकिन वो काम आज ही करना है। तो रिकर्जन के जो क्वेश्चन है उसको तुम वीकेंड में बाद में भी कर सकते हो, मंडे ट्यूसडे वीकडे में कभी भी कर सकते हो, बट जो आज 5 क्वेश्चन दे रही हूँ वो आज ही बनाने हैं। गॉट इट? क्वेश्चन दे दूं? हाँ, कल देखूंगी Yes, मैं ma'am. उनको।